हिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर लेंदी है और इसे 1, 2, 3 वीडियो में कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताऊंगा और आने वाले वीडियो में इस चैप्टर में मैं कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करूंगा या इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ना है मैं वो बताऊंगा। वास्तव में ये जो चैप्टर है, हमने जो 9th क्लास में जो चैप्टर पढ़ा था, पहला चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये उसी का सीक्वल है। ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक पेंटिंग से और इस पेंटिंग का नाम है द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जिसे कि फ्रेडरिक सोरियो ने पेंट किया है। आखिर उन्होंने इस पेंटिंग का नाम ऐसा क्यों रखा, डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक? तो पहले पन्ने पर और दूसरे पन्ने पर ये इस पेंटिंग को डिस्कस किया गया है और इस पेंटिंग का इम्पोर्टेंस डिस्कस किया गया है। इस पेंटिंग को डिस्कस करने के बाद नेशन और नेशन स्टेट्स के कंसेप्ट को समझाया गया है और ये समझाने के बाद में अब यहाँ से एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है। एक्चुअल स्टोरी कहने का मतलब कि जो 9th क्लास में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो स्टोरी जहाँ पर छोड़ी थी वही स्टोरी अब यहाँ से आगे बढ़ेगी। अब हमारा एक्चुअल चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, जो सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन डिस्कस किया गया है। एक बार हम लोग भी जान लेते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोग पढ़े क्या थे 9th क्लास में। हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि वहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की होती है फ्रांस में और वहाँ के किंग का नाम था लुई 16। वहाँ पे एक रेवोल्यूशन होता है 1789 में, जिसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, यही फ्रेंच रेवोल्यूशन बोला जाता है। और इस रेवोल्यूशन में क्या होता है कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है। एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है। 1793 में किंग के ऊपर में ट्रेजन का चार्ज लगा करके उसको गिलोटिन कर दिया जाता है। किंग के गिलोटिन होने के साथ ही वहाँ पर रिपब्लिक आ जाता है 1793 में। रिपब्लिक जब आता है तो वहाँ के जो हेड होते हैं उनका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आयरन और ब्लड की पॉलिसी अपनाते हैं और अपने विरोधियों को या तो वो अरेस्ट कर लेते हैं या उनको भी गिलोटिन करवा देते हैं और बाद में फिर उन्हीं के ऊपर में ट्रेजन का चार्ज लगा करके ट्रायल चलाया जाता है और उनको भी गिलोटिन कर दिया जाता है। 1794 में उनको गिलोटिन करने के बाद अब जो सिस्टम आता है उसे डायरेक्टरी रूल बोला जाता है। डायरेक्टरी रूल में 5 लोग थे जो एग्जीक्यूटिव के हेड थे और यही लोग मिल करके गवर्नमेंट चलाते हैं और फ्रांस को चलाते हैं। ये 5 लोग जिस समय चला रहे होते हैं उस समय जो वहाँ का कमांडर इन चीफ था वो था नेपोलियन। नेपोलियन इन 5 से परेशान हो गया था क्योंकि ये 5 आपस में खुद कंफ्यूज थे और ये इन लोगों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। पहला वाला कुछ ऑर्डर देता था, दूसरा वाला कुछ ऑर्डर देता था और ये लोग मिल करके काम बिल्कुल भी ठीक से नहीं चला पा रहे थे। इसलिए नेपोलियन क्या करता है कि इन 5 को हटा देता है और हटाने के बाद अपने आप को फ्रांस का एम्पायर डिक्लेयर कर देता है। तो 1804 में डिक्टेटरशिप आ जाता है और जो डिक्टेटर होता है उसका नाम होता है नेपोलियन बोनापार्ट। तो इस तरीके से 1804 में डिक्टेटरशिप नेपोलियन आ जाता है और नेपोलियन के आने के बाद अब हम आते हैं क्लास 10th में। यहाँ से क्लास 10th की एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है कि नेपोलियन के आने के बाद क्या होता है। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि नेपोलियन के आने के बाद नेपोलियन फ्रांस का मॉडर्नाइजेशन करता है और डेवलपमेंट करता है कि अपने अगल बगल के नेबरिंग कंट्रीज़ जो यूरोप के बाकी कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर वो कॉन्क्वायर करता है और कॉन्क्वायर करके जो उसने फ्रांस में मॉडर्नाइजेशन का काम स्टार्ट किया था वही काम वो बगल के नेबरिंग कंट्रीज़ में भी स्टार्ट कर देता है। ऑस्ट्रिया, रसिया, प्रसिया और इंग्लैंड ये चारों मिल करके एक कॉन्स्पिरेसी हैच करते हैं और इसे बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट कर देते हैं। नेपोलियन हार जाता है इस लड़ाई में। ये लड़ाई होती है 1815 में, जिसे बैटल ऑफ वाटरलू के नाम से जाना जाता है। तब फ्रांस में दोबारा एब्सोल्यूट मोनार्की आ जाती है। ये वही एब्सोल्यूट मोनार्की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले थी। 1815 में नेपोलियन के हारने के बाद फ्रांस में डिक्टेटरशिप ख़त्म हो जाता है और डिक्टेटरशिप ख़त्म होने के बाद फ्रांस में दोबारा एब्सोल्यूट मोनार्की आ जाती है। एब्सोल्यूट मोनार्की जो आती है ये ऑटोक्रेटिक होती है और ये डेमोक्रेसी को कर्ब करने का हर संभव प्रयास करती है। लेकिन ये जो लिबरलिस्ट और नेशनलिस्ट थे, जो डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स थे, जो लिबर्टी लाए थे फ्रांस में, ये लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अंडरग्राउंड होने के बाद भी ये अपना काम नहीं छोड़ते हैं और इनकी जो आइडियोलॉजी है ये यूरोप के दूसरे हिस्सों में फैलने लगती है। इनकी सीक्रेट सोसाइटीज़ इटली में, जर्मनी में खुलने लगती है। इधर जो एब्सोल्यूट मोनार्की फ्रांस में बनती है
ये एब्सोल्यूट मोनार्की एरिस्टोक्रेसी के द्वारा और नियो कंजर्वेटिज्म ऑर्डर से प्रेरित होकर के लोगों के ऊपर में अत्याचार करती है और यहाँ पर पावर शेयरिंग बिल्कुल नहीं होता है। पावर शेयरिंग नहीं होने के कारण जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, इस एक्सप्लॉइटेशन के चलते लोगों में नेशनलिज्म की भावना और भड़कने लगती है, नेशनलिज्म की भावना और मजबूत होती है। नेशनलिज्म का मतलब होता है फीलिंग ऑफ कॉमन बिलोंगिंगनेस एमंग द सिटीजन्स टुवर्ड्स द नेशन। लोगों के अंदर में अपनेपन का भाव, एक ही कल्चर होने के कारण, एक ही देश होने के कारण जो लोगों में आपस में सारे लोगों के बीच में जो अपनेपन का भाव होता है, इसे ही नेशनलिज्म बोला जाता है। तो फ्रांस में जो ये नेशनलिज्म की फीलिंग है, इसी नेशनलिज्म की फीलिंग ने फ्रांस में रेवोल्यूशन करवाया और वहाँ पे डेमोक्रेसी लाया था। चूँकि अब दोबारा फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की आ चुकी है तो लोगों का फिर वही बुरा हाल शुरू हो जाता है। अब जो वो लोग जो थे, जो लिबर्टी और डेमोक्रेसी इंजॉय कर रहे थे, वो अब इंजॉय नहीं कर पाते हैं। 1830 में दोबारा रेवोल्यूशन आता है फ्रांस में और ये फ्रांस में रेवोल्यूशन आने के बाद वहाँ पर दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो इस बार एस्टेब्लिश होती है तो इस समय में किंग होते हैं लुइस फिलिप्स। ठीक है, ये जो फ्रांस में जो घटना घट रही है, इससे पूरा यूरोप देख रहा है कि फ्रांस में एक बार नहीं दूसरी बार कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी, दूसरी बार डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिश हो चुका था। अब ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, ये यूरोप के दूसरे हिस्सों में जा रही थी। ये 1830 में जो फ्रांस में दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, इसका सीधा असर देखने को पड़ा बेल्जियम में। बेल्जियम उस समय में नीदरलैंड के कब्जे में था और बेल्जियम जो था वहाँ पे रिवॉल्यूशन आ गया और बेल्जियम जो था नीदरलैंड से वो आज़ाद हो चुका था, एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका था। यानी कि ठीक इसके एक साल के बाद 1831 में पोलैंड के लोग भी रिवोल्ट कर देते हैं। उस समय में पोलैंड जो था वो रशिया के कब्जे में था। पोलैंड के लोग रिवोल्ट कर देते हैं, लेकिन पोलैंड के इस रिवोल्ट को रशिया बहुत बुरी तरीके से बेरहमी से क्रश कर देता है। वहाँ पे पोलैंड के लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। एकदम इसी फ्रांस का जो नेशनलिज्म है, इसका असर अब ग्रीस में दिखाई देता है 1832 में। ग्रीस उस समय में ऑटोमन टर्की का अंडर में था। ऑटोमन टर्की एक मुस्लिम एम्पायर था। इस मुस्लिम एम्पायर के कब्जे में ग्रीस था। ग्रीस में भी रेवोल्यूशन आता है, वहाँ भी नेशनलिज्म की भावना तीव्र हो जाती है। ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है ऑटोमन टर्की से आज़ाद होने के बाद। इधर फ्रांस में क्या चल रहा था? फ्रांस में हार्वेस्ट ख़राब हो चुका था। फ्रांस में चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ चुका था और फूड का शॉर्टेज हो गया था। इन सब चीज़ों से परेशान जो फ्रांस की जनता थी, वो फ्रांस की जनता सड़कों पर उतर आई और उसने दोबारा रिवोल्ट किया और वो बैरिकेड तोड़ करके राजा के महल में घुस गए। राजा डर के मारे फ्रांस छोड़ करके भाग गया। राजा के फ्रांस छोड़ते के साथ ही 1848 में फ्रांस जो था वो दोबारा रिपब्लिक बन चुका था। ये फ्रांस में एक बार नहीं दो बार रिपब्लिक का एस्टेब्लिश हो चुका था। ये सारा यूरोप इसे देख रहा था। ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग जो फ्रांस में पनपी थी, ये फीलिंग पूरे यूरोप में घुस चुकी थी। यूरोप के अलग अलग हिस्सों में घुस चुकी थी और यूरोप के अलग अलग हिस्सों में रिवोल्ट हो रहा था। अलग अलग हिस्से में जो लोग थे वो लिबर्टी की मांग कर रहे थे। तो 1848 में फ्रांस जो था दोबारा रिपब्लिक बन चुका था। फ्रांस में रिपब्लिक बनने के साथ में ही इसका सीधा असर जो है वो दिखाई पड़ता है जर्मनी में। उसका पड़ोसी देश जर्मनी में भी वहाँ के लोग एक नेशनल असेंबली बनाते हैं, फ्रांस की जैसा ही, जैसा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था, और अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और राजा के पास वो लोग जाते हैं कि सर आप इस पर साइन कर दीजिए और जर्मनी को भी आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश कर दीजिए। तो वहाँ का जो राजा होता है जर्मनी का, वो इस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है और वहाँ अपने मिलिट्री को भेज करके उन लोगों को क्रश कर देता है जो लोग डेमोक्रेसी की और लिबर्टी की डिमांड कर रहे थे। ये घटना 1848 में ही उसी समय घटती है जिस समय फ्रांस रिपब्लिक दोबारा एस्टेब्लिश होता है। इसका अगला असर जो पड़ता है वो रशिया में पड़ता है। रशिया एक पावरफुल कंट्री था उस समय में, लेकिन रशिया भी डर जाता है इस घटना से और रशिया ने इस सबसे पहले अपने यहाँ बॉन्डेड लेबर और सर्फडम को एबॉलिश किया। 1867 में हंगरी के जो रूलर्स थे उन लोगों ने भी अपने लोगों को ऑटोनॉमी देना शुरू कर दिया, लिबर्टी देना शुरू कर दिया कि अगर लिबर्टी नहीं देंगे तो फिर ये लोग भी यहाँ रिवोल्ट कर सकते हैं। 1871 में जर्मनी में एक और घटना घटी। उस समय में जर्मनी के जो चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था ऑटोमन बिस्मार्क। उन्होंने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और वो और उनके जो किंग थे, किंग का नाम था कैसर विलियम I,
ऑफ प्रसिया, इन दोनों ने मिल करके वहाँ पर भी वही डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन का काम शुरू किया जो नेपोलियन ने किया था। जैसे इन लोगों ने करेंसी को, बैंकिंग सिस्टम को, लीगल सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज किया और अपने लोगों को लिबर्टी देना शुरू किया। इसका नेशनलिज्म का असर इटली में क्या होता है कि इटली 7 भागों में बटा हुआ था और 7 भागों में अलग अलग रूलर का रूल चल रहा था और 7 भागों का कल्चर लेकिन एक जैसा था। कल्चर के आधार पर पूरी की पूरी इटली का यूनिफिकेशन हो गया, किसे कल्चरल नेशनलिज्म बोलते हैं या इसे रोमांटिसिज्म भी बोला जाता है। इस रोमांटिसिज्म के आधार पर पूरी इटली का यूनिफिकेशन हो गया। ये घटना घटी थी 1861 में। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से इस फ्रांस का जो रेवोल्यूशन था और फ्रांस की जो नेशनलिज्म थी वो पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग जो फ्रांस में पनपी और जो पूरे यूरोप के अलग अलग हिस्सों में फैल चुकी थी, ये नेशनलिज्म की फीलिंग बाल्कन स्टेट्स में भी पहुंच चुका था। ये जो बाल्कन स्टेट्स हैं ये 11 कंट्रीज़ के एक ब्लॉक थे जो कि ऑटोमन टर्की के कब्जे में थे। ये 11 जो कंट्रीज़ थे जो ऑटोमन टर्की के कब्जे में थे उनका नाम था रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हर्जिगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो। ये सारे के सारे ऑटोमन टर्की के कब्जे में थे और ये उनसे आज़ाद होना चाहते थे। अब ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी ये पूरे यूरोप में जो फैल चुकी थी, अब ये पहुंच चुकी थी बाल्कन स्टेट्स में, इन्हीं 11 देशों में पहुंच चुकी थी। अब ये 11 देश में नेशनलिज्म की फीलिंग से ओत-प्रोत हो करके ये ऑटोमन टर्की से आज़ादी लेना चाहते थे, उनसे इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। लेकिन बाल्कन स्टेट्स का ये जो जियोग्राफिकल एरिया था काफ़ी टेंस भरा हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे और पूरी की पूरी यूरोप की नज़र बाल्कन स्टेट में पड़ चुकी थी। आखिर ऐसा क्या था बाल्कन स्टेट्स में? और 1914 में एक सब लोग आपस में मिल करके उलझ गए और एक बड़ा वार छिड़ गया जिसे कि वर्ल्ड वार 1 बोला जाता है। ये जो वर्ल्ड वार था ऐसा वार दुनिया में कभी नहीं देखा गया था। इसमें लगभग दुनिया के सारे देश आपस में उलझ चुके थे। इसमें सोल्जर से ज़्यादा सिविलियंस की जानें गई थी। तो बच्चों, ऐसा क्या था बाल्कन्स में कि सारे यूरोपियन पावर्स की नज़र उस पर पड़ी हुई थी और यूरोप के ही नहीं पूरी दुनिया की नज़र इस पर पड़ी हुई थी, जो आगे चल करके ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो जाता है। तो आखिर क्या कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वार का? क्या फर्स्ट वर्ल्ड वार का यही कारण था या फर्स्ट वर्ल्ड वार के और भी कारण थे? क्या नेशनलिज्म ही फर्स्ट वर्ल्ड वार का कारण था? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेरे आने वाले वीडियोस में। अब कुछ ही दिनों के अंदर इस पर मेरी डिटेल्ड वीडियो आएगी हर टॉपिक के ऊपर में। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब ये वीडियो आए तो आप लोगों को पता चल जाए। और अंत में मैं आप लोगों को एक मूवी का नाम बताऊंगा, रॉबिन हुड, जो हॉलीवुड मूवी है और 2010 में बनी थी। और ये मूवी देखने के बाद आप लोग मुझे बताइएगा कि मैंने ये मूवी आपको देखने के लिए क्यों कहा था, इस मूवी का इस चैप्टर से क्या रिलेशन है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।